नमस्कार। एनिमल इथोलॉजी में पिछली बार हम विभिन्न टाइप के कंसेप्ट देख रहे थे लर्निंग के। उसमें हमारे पास में एक कंसेप्ट और है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का कंसेप्ट क्या है, अधिगम क्या है। लर्निंग मीन्स अधिगम, हिंदी में इसको अधिगम कहते हैं। शुरुआत में जब हमने एनिमल इथोलॉजी शुरू की थी उस समय हमारे पास में दो कंसेप्ट आए थे, दो प्रकार के व्यवहार थे। एक हमारे पास में था इन्नेट बिहेवियर और दूसरा हमारे पास में था एक्वायर्ड बिहेवियर, यानी एक तो जन्मजात था, जन्मजात व्यवहार, और दूसरा व्यवहार था हमारे पास में अर्जित व्यवहार। ये दो बेसिक टॉपिक सबसे पहले इथोलॉजी में जब हमने शुरू किया था वहाँ हमारे पास में दो टॉपिक सबसे पहले आए थे। इन्नेट बिहेवियर वो प्रकार के जन्मजात व्यवहार या जंतु का चेंजेस जो कि उसको जेनेटिकली मिलता है, जन्म से मिलता है, उसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, रिपीटिशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो उसके अंदर क्योंकि कंट्रोल हो रहा है जेनेटिक्स के द्वारा, उस प्रकार का। दूसरा हमारे पास में वो व्यवहार जो कि उसकी जन्म के बाद सीखता है, एसोसिएट्स लर्निंग है, एक्वायर्ड है, यानी अपने जीवन के अंदर अर्जित करता है, आगे वो उस प्रकार से नहीं जाता। और उस समय मैंने एक हल्का सा ये कंसेप्ट भी दिया था कि एक्वायर्ड बिहेवियर धीरे धीरे अडेप्टेशंस के साथ में एक प्रकार से इनेट बिहेवियर में भी चेंज हो जाता है या चेंज हो सकता है काफ़ी लंबे समय के बाद। उसके अंदर जेनेटिक चेंजेज आ जाए तो एक्वायर्ड बिहेवियर कैन कन्वर्टेड इनटू द इनेट बिहेवियर या जन्मजात व्यवहार में। कंसेप्ट ऑफ लर्निंग में हम देखें कि वास्तव में लर्निंग या अधिगम की अवधारणा क्या है, सीखने की अवधारणा क्या है। सिंपल भाषा में तो ज़्यादा इजी होगा। अधिगम की अवधारणा यानी अनुभव के अनुरूप जंतु व्यवहार में अनुकूल परिवर्तन का ज्ञान अर्जित करना। सबसे पहले बात में दो इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारे पास में एक्सपीरियंस है, अनुभव है, यानी हम जो एक्सपीरियंस से जन्म के बाद जो एक्सपीरियंस करते हैं और जंतु अपने व्यवहार में अडेप्टिव चेंजेस लाता है। अडेप्टिव चेंजेस का मतलब अनुकूल परिवर्तन लाता है और फिर ज्ञान को अर्जित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं तीनों के अंदर। एक तो हमारे पास अनुभव के अनुरूप यानी एक्सपीरियंस है, दूसरा हमारे पास एनिमल बिहेवियर में चेंज हो रहा है और एनिमल बिहेवियर में भी उसको अपने आप को अडेप्टेशंस के लिए अनुकूल परिवर्तन जो उसके फेवरेबल चेंजेस जो उसको वो एक्वायर्ड करता है। इस प्रकार से इस प्रकार के लर्निंग को हम कहेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी अधिगम की अवधारणा। यानी एक्चुअली ये एक्वायर्ड बिहेवियर है, अर्जित व्यवहार है जो जंतु अपने जीवन काल के अंदर सीखता है और उसे विभिन्न प्रकार से चेंज करता है। हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि लेडीज है या कोई जेंट्स है, कोई रोटी बनाना सीखता है तो शुरुआती दिनों के अंदर ना तो उसकी रोटी गोल होती है ना कुछ और चेंजेज होता है और धीरे धीरे लर्निंग के साथ में उसकी रोटी भी गोल होने लगती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि विभिन्न टाइप से उस रोटी को सेकने की कोशिश करते हैं, कई बार उनके हाथ जलते हैं, लेकिन बेसिस जो है, एक्सपीरियंस जो है वो उसको अनुभव के आधार पर धीरे धीरे उसके अंदर कुछ चेंजेज आ जाता है और वो रोटी बनाना भी सीख जाता है, रोटी को गोल करना भी सीख जाता है और उसके जो हाथ जलते हैं जो उसका अनुभव है वो धीरे धीरे उसको एक्वायर्ड करता है और उसके व्यवहार में चेंज हो जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल सी प्रक्रिया हो जाती है। तो ये एक प्रकार इस प्रकार की अवधारणा बन जाती है। अब वास्तव में लर्निंग है क्या? लर्निंग या सीखने की प्रक्रिया हमारे अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन और मसल्स का कोऑर्डिनेशन है। वास्तव में अधिगम क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की तंत्रिकाएं एवं मसल्स का कोऑर्डिनेशन, यानी दिमाग या हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स या हमारा ब्रेन जो कमांड देता है उस कमांड्स को तंत्रिकाओं के माध्यम से हम
मसल्स तक पहुंचाता है और मसल्स उसको कितना एक्टिव कर पाती है, उसको कितना ले पाती है, उसके अनुरूप कितना दे पाती है, या उसकी कैसी प्रक्रिया होती है। मान लीजिए कि हमारे पास में कोई सुई चुभ गई और सुई चुभ गई, उसका सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक गया और वहां से वापस भी आया है, चाहे वो केंद्रिका तंत्र तक ब्रेन तक नहीं जाए, हमारे दूसरे सिस्टम तक ही रहे, लेकिन वहां से वापस आएगी और मसल्स को एक्टिविटी देगी और वो हम धीरे धीरे लर्निंग एसोसिएशन के अंदर बात करें। अब लर्निंग क्या है, उसके हमारे पास में 3 एग्जांपल है जो कि बहुत आते रहते हैं। जैसे एक जापानी मेकाक बंदर है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि मान लीजिए उनके पास में कोई ऐसे खाने की चीज थी और उसके चारों तरफ मिट्टी लगी हुई थी। उस जापानी मेकाक ने गलती से, इट मे बी ऑफ उसकी मिस्टेक के कारण हो सकता है, उसने उसको झील के अंदर डाल दिया। यानी जो कोई चीज भरी हुई थी तो उसको झील के अंदर डालने के बाद में इसके चारों तरफ जो मिट्टी लगी हुई थी वो मिट्टी पानी के अंदर घुल जाती है और वो चीज साफ हो जाती है। और उस जापानी मेकाक ने आराम से खाना सीख गया धीरे धीरे उसको देख के, एसोसिएटिंग लर्निंग है अनुभव के आधार पर। और दूसरे जो एनिमल्स है, जापानी मेकाक है, वो भी धीरे धीरे उसको देख के वहां सीख गए और सभी ने अपने एक साथ ही वो जो भी उसके पार्ट्स में पार्ट था, खाने की चीज थी, उसको उसमें डाला, पानी से धुली और उसके बाद उसको साफ करके खाते। ठीक ऐसा कैसा उन्होंने किया, विभिन्न प्रकार के दाने थे। मान लीजिए कोई दाने हैं, खाने की कोई चीज थी, उसके ऊपर कुछ मिट्टी लगी हुई है, मान लीजिए कि जैसा इस पे लगी हुई थी ठीक वैसे वैसे इसके अंदर मिट्टी लगी हुई थी, तो किसी ने गलती से या जानबूझ के उसने पानी के अंदर फेंका। ठीक वैसी प्रक्रिया हुई, दानों के ऊपर जो मिट्टी लगी हुई थी वो मिट्टी धीरे धीरे घुल गई, सेटल डाउन हो गई और दाने एकदम साफ हो गए और आसानी से वो चाव के साथ खाना सीख गए। तो ये प्रक्रिया है कि किसी एक को देख के दूसरा उसके करने की प्रक्रिया को सीखता है, दैट इज द लर्निंग। एक एग्जांपल और भी हमारे पास में, जैसे कि टोड, मेंढक क्योंकि एम्फीबियन है, टोड है, ये टोड हमारे घरों के आसपास जो मिलता है वो मेंढक ना होकर टोड होता है। ये जो टोड है इसको खाने पे झपटने की प्रक्रिया होती है, फट से उसके ऊपर झपटा मारता है, क्योंकि ये उसका इनेट बिहेवियर है, जन्मजात व्यवहार है खाने को झपटना और उसको खाने के लिए काम करना। लेकिन ये गलती से कभी भी मिलीपीड्स होती है, कुछ मिलीपीड्स होती है जो आर्थ्रोपोडा की मेंबर्स है, जिसको हम हिंदी में गजाई बोलते हैं। ये मिलीपीड्स को जैसे ही वो कभी झपटे के साथ में मिलीपीड्स को खाता है तो मिलीपीड्स एक विशेष प्रकार का नॉक्सियस प्रोडक्ट या ऐसा पदार्थ स्रावित करती है जो कि बड़ी स्पेसिफिक गंध वाला होता है और उसके बाद में वो उसको छोड़ देता है या मुंह से बाहर निकाल देता है। लेकिन उसने एक बार झपटा मारा, ये उसका इनेट बिहेवियर था, लेकिन खाने के बाद में उससे जो नॉक्सियस या ऐसे पदार्थ जो मिले जो कि उसको नहीं चाहिए थे, तो उसने ये सीख लिया कि इस प्रकार के पदार्थ को हमें नहीं खाना। अब वो वाला जो टोड है वो उसने लर्निंग से सीख लिया अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और अगली बार मिलीपीड्स को कभी भी नहीं खाएगा। लेकिन दूसरा कोई टोड होगा जो उसका इनेट बिहेवियर है और इनेट बिहेवियर में वो उसके ऊपर फिर झपटा मारेगा और वो लर्निंग से सीखेगा। झपटा मारना उसका इनेट बिहेवियर है, लेकिन एक्सपीरियंस के आधार पर उसको जो सीखना है वो उसका लर्निंग बिहेवियर होगा। ये हो गई एक प्रकार से लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इसको लॉरेंस और थॉर्पे ने भी इन पे काम किया। अब हम देखते हैं कि वास्तव में लर्निंग कितने टाइप की होती है, किस प्रकार से होती है। लर्निंग को मूल रूप से हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक लर्निंग है रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग, जिसे हम कहते हैं प्रतिबंधित अधिगम, और दूसरी हमारे पास में है नॉन रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग या लचीलापन अधिगम। इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। रेस्ट्रिक्टेड क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर टाइम के साथ जुड़ी हुई है और ये जो है वो पर्टिकुलर टाइम के साथ में नहीं जुड़ी हुई है, इसलिए हमने इसको कहा रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग। और दूसरी जो प्रक्रिया उसको हम कहेंगे नॉन रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग। जीवन के किसी भाग में किसी भी समय वो चीज सीखी जा सकती है। रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग में हमारे पास में एक पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एन अध्ययन या इम्प्रिंटिंग लर्निंग रेस्ट्रिक्टेड में। और नॉन रेस्ट्रिक्टेड में हमारे पास में अलग अलग पार्ट है, जैसे हैबिचुएशन है, स्वाभिकरण होना,
कंडीशनल रिफ्लेक्शंस है यानी प्रतिबंधित प्रानुकूलन है, जैसे कि पाउलो ने डॉग पे प्रयोग किए थे। दूसरे हमारे पास में ट्रायल एंड एरर मेथड, धीरे धीरे हम कोशिश करते हैं और सीखते हैं, कुछ गलतियां करते हैं और सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में लेटेंट लर्निंग या गुप्त ज्ञान, यानी हमारे माइंड में कुछ विशेष प्रकार की प्रक्रिया जो ऑटोमेटिक होती है। नेक्स्ट है हमारे पास में इनसाइट लर्निंग, हमारे अंदर से ही कुछ विशेष प्रकार, ये सब लर्निंग के पार्ट है। और लास्ट है हमारे पास में रीजनिंग। ये प्रक्रियाएं नॉन रिस्ट्रिक्टेड है और ये प्रक्रिया हमारे पास में रिस्ट्रिक्टेड है, यानी समय के साथ उसमें सीखने का जो टाइमिंग है वो फिक्स होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग। या लर्निंग के दो प्रकार हो गए, वन थिंग इज रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग एंड अनदर इज नॉन रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग। अब हम इस प्रक्रिया में से केवल एक प्रक्रिया की ही बात करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको जानिए क्योंकि उस पर सवाल भी आता रहता है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है और बाद में इंटरव्यू बेसिस पे भी काफी पूछा जाता है इथोलॉजी में। लॉरेंस ने कुछ प्रयोग किए, लॉरेंस ने दो प्रयोग किए। उन्होंने इम्प्रिंटिंग, चूंकि ये रिस्ट्रिक्टेड टाइम में है, इसलिए रिस्ट्रिक्टेड टाइम में उन्होंने जो गूज है यानी एक पक्षी है, उस पक्षी के अंडों को उन्होंने दो ग्रुप में पाला। पक्षी के ग्रुप को दो ग्रुप के अंदर पाला। एक तो उन्होंने नेचुरली पाला या नेचुरली हैच होने दिया, और एक दूसरा उसने लेबोरेटरी में पाला। नेचुरली जब पालेंगे तो उसके अंदर उसके जो भी मदर्स है वो उसके ऑब्जेक्ट या उसके पेरेंट्स जो भी है वो उसको दिखाई देते हैं, और लैब के अंदर जो है वो उसको पेरेंट्स के स्थान पर मैन दिखाई देता है। हम बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग की, पर्टिकुलर टाइम के अंदर लर्निंग की बात है। तो ये गूज जो पाले गए या ये पक्षी पाले गए, ये पक्षी नेचुरली पाले गए तो उसके पेरेंट्स मिलेंगे सबसे पहले, और यदि लेबोरेटरी में पाले गए तो हमें उसे मनुष्य मिलेगा। और इनकी इम्प्रिंटिंग टाइम ये होता है कि पर्टिकुलर विशेष टाइम के पीछे जो भी ऑब्जेक्ट इनको इनिशियली मिलेगा ये उसको फॉलो करते हैं या उसके पीछे पीछे चलने की कोशिश करते हैं। तो यह नेचुरली के अंदर पेरेंट्स मिलता है तो वो उसके पेरेंट्स के पीछे फॉलो करेंगे और उसके पीछे पीछे जाएंगे, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड टाइम है। उस पर्टिकुलर टाइम में जो उसके पीछे मिला ये उसके पीछे जाने की कोशिश करेंगे। और लेबोरेटरी मैनुअल के अंदर चूंकि मनुष्य या लॉरेंस ने पाले थे, तो लॉरेंस इनके पीछे पीछे जहां पर भी जाएंगे वहां पर वो जो बर्ड्स है उसके पीछे पीछे जाएंगे, क्योंकि ये इम्प्रिंटिंग हो गए या इम्प्रिंट हो गए, या हम इसको सिंपल भाषा में ये समझे कि एक विशेष प्रकार की छाप हो गई जो पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही होती है। उसके बाद में उसका उतना असर नहीं होता जितना कि रेस्ट्रिक्टेड टाइम के अंदर होता है। ये हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे ह्यूमन इथोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो था हमारे पास में लॉरेंस का एक्सपीरियंस। एक वैज्ञानिक थे क्लोफर एट ऑल, ये हमारे लाइफ टाइम अचीवमेंट का है, जनरल इथोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आगे भी काफी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, इंटरव्यू बोर्ड्स में भी पूछा जाता है। क्लोफर एट ऑल, उन्होंने ये बताया, एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे बकरी है, बकरी का बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी मदर जो है और जो बच्चा है उन दोनों के लिए एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम है। इस बकरी का बच्चा पैदा होते ही बकरी की जो माँ है वो उसको चाटना शुरू कर देती है। देखा होगा एनिमल की प्रक्रिया होती है, जो भी एनिमल है, चाहे डॉग है या गाय है, भैंस है, बकरी है, वो हमेशा जैसे ही अपना बच्चा पैदा उसके साथ में उसको चाटना शुरू कर देती है। हमको लगता है पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस रेस्ट्रिक्टेड टाइम में, हम बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग की, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर यदि बकरी उस बच्चे को 10 मिनट या 15 मिनट जो उस रेस्ट्रिक्टेड टाइम है उसके अंदर यदि उसको नहीं चाटती है तो वो उसको पहचान ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये इम्प्रिंट होने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उस 15 मिनट या 20 मिनट का साथ में जो उसके मदर के साथ में रहती है या उसको चाटती है तो उसके अंदर जो उसके फेरोमोन्स है उसको धीरे धीरे वो चाटने के साथ ही अपने जो नेजल एपिथेलियम है उसको एक्युमुलेटेड कर लेती है, उसको जोड़ लेती है। और अब उसका बच्चा चाहे कितनी भी 100 बकरियां हैं उसके अंदर वो अपने बच्चे को उसकी गंध से इम्प्रिंट होकर पहचान लेगी। इसके बजाय यदि दूसरी साइड के अंदर
दूसरी साइड के अंदर ऐसा हो कि जैसे बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे को हमने क्या किया, तुरंत बच्चा पैदा होते ही हमने उसको बाहर ले गए और पानी से हमने उसको साफ कर दिया, धो दिया, और उसके अंदर जो प्रोडक्ट थे, जो उसके अंदर एक्चुअली फिरोमोन्स थे, हम ये माने टेक्निकली भाषा के अंदर जो फिरोमोन्स थे, वो फिरोमोन्स वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है या अपने नेजल एपिथेलियम उसको ले नहीं पाती है। आपने उसको 2-3 बार किसी से साफ कर दिया, धो दिया या किसी पानी से, और उसके बाद में उसको 2-3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद उसको इसकी मदर के पास ले जाओ, वो एक बार एक्सेप्ट तो कर लेगी, लेकिन उसको 100 बकरी के बच्चों के बीच में यदि छोड़ा जाए तो वो उसको बच्चे को पहचानने में असमर्थ होगी, क्योंकि ये उसके सीखने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम है, एंड दैट इज एन रेस्ट्रिक्टेड टाइम। इसलिए ये जो सीखने की प्रक्रिया है ये एक प्रकार की रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इम्प्रिंटिंग। एक विशेष प्रकार की लर्निंग प्रक्रिया है जो निश्चित समय के साथ में ही होती है, उसके बाद में उसका उतना असर नहीं होता। इम्प्रिंटिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल मनुष्य में भी पाए जाते हैं। सिंपल वे में देखिए, इम्प्रिंटिंग के अंदर जो छोटा बच्चा है, बहुत नाजुक या जो इनिशियली बच्चा है, वो बच्चा शुरुआत में किसके पास रहता है, बच्चे के सीखने की जो प्रक्रिया, उसके इम्प्रिंट होने का जो रेस्ट्रिक्टेड टाइम है, उस टाइम पीरियड के बीच में यदि वो जिसके पास रहता है उसका अटैचमेंट उतना ही होगा। हम एक एग्जांपल देखें हमारे डेली लाइफ के अंदर, यदि मान लीजिए कोई एक बच्चा है, वो क्योंकि अमूमन 99% छोटा बच्चा जो उसकी मदर के पास ही एक्सेस टाइम तक रहता है या अधिकांश टाइम उसकी मदर के पास रहता है, लेकिन मान लीजिए उसके घर के अंदर कोई बुआ है या कोई और है और वो उस बच्चे को ज़्यादा रखते हैं मदर से। फीडिंग के टाइम मान लीजिए मदर दे दी या मदर के मिल्क नहीं बन रहा है, दूध नहीं बन रहा है, और उसकी मान लीजिए बुआ है, छोटी बुआ है जो उसको रखने का काफ़ी शौक है, और छोटी बुआ उसको रख लेती है और रखने के बाद में दूध भी वही पिलाती है, क्योंकि ऊपर से दूध पिलाना है, वो दूध भी वही पिलाती है, रखती भी उसको है। तो धीरे धीरे उसके अंदर इतनी इम्प्रिंटिंग हो जाती है, बात करें इम्प्रिंटिंग रेस्ट्रिक्टेड टाइम की लर्निंग की, इतनी इम्प्रिंटिंग हो जाती है कि वो बच्चा अपनी माँ के पास जाके चुप नहीं रहता है, बजाय अपनी बुआ के पास जाके चुप रहता है, क्योंकि एक निश्चित या रेस्ट्रिक्टेड टाइम के अंदर वो जिसके पास रहा है वो उसके लिए इम्प्रिंट हो गया। इसका लाइफ लॉन्ग भी फर्क पड़ता है। वो बच्चा उसकी माँ से ज्यादा उसकी बुआ से इम्प्रिंट हुआ है, तो वो हमेशा उसकी माँ से ज्यादा बुआ को प्रेफरेंस देगा। यानी एक लर्निंग का टाइम होता है उस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग के अंदर। ये लर्निंग का बिहेवियर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बच्चा ननिहाल में ज़्यादा यदि रहा है रेस्ट्रिक्टेड टाइम में, तो बच्चा हमेशा ननिहाल की तरफ डाइवर्ट रहेगा। यदि वहाँ अपने घर पे रहा है तो वो वहाँ के लिए इम्प्रिंट होगा। मदर के पास रहा है तो मदर के पास रहेगा। यदि छोटे बच्चे को उसके पिताजी ने ज़्यादा ध्यान दिया, हाथ में रखा है या उसको बहुत ज़्यादा सहलाया है, तो जो जिस उस पर्टिकुलर टाइम के बीच में रहेगा उसका असर वहाँ पर रहेगा। एक पर्टिकुलर टाइम इम्प्रिंटिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये होती है इम्प्रिंटिंग या अध्यारोपण। थैंक यू।